वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, या आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कमी आ रही है, इन सब के पीछे रीज़न क्या है, इकोनॉमी का क्या हाल है। तो हम ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है मैं द हिंदू से ले आऊँ और आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर इन सब के पीछे का रीज़न क्या है और अभी करंट में इंडिया किस सिचुएशन पे खड़ा है, और इन सब कारणों का, चाहे वो ग्रोथ रेट का कम होना या कुछ कंसर्न बताया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये मिला जुला है, कोविड के कारण से अचानक जो है डिमांड कम हो गई थी और सडनली जो स्पाइक आया है, तो ये सब एक टेम्पररी है। तो हम इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर बिगनिंग द वीडियोज़ डिस्कशन, हम आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आए, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। MCQ है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द लेटेस्ट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स, दैट इज़ CRII, रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है यहाँ पे IMF, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, इन दोनों को मिल करके, और थर्ड है क्रिसिल। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए आज की जो डिस्कशन है हम उसको आगे रखते हैं। तो ये एक एडिटोरियल है, हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। तो देखें, अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे कि एक्चुअली जो हो जो रहा है इन सब पीछे में ना, तो कुछ लोग तो आपको ये कहेंगे कि एक तरीके से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही एकदम बर्बाद हो गई है, और कुछ लोग एकदम बिल्कुल ये बोलेंगे कि एकदम ट्रिमेंडस, वेल डन जॉब, हम लोग एकदम वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी है। बट ये सब जो है ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक हेडलाइंस होती है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जिन्हें फैक्ट्स पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा वो दोनों क्यों आर्गू करते हैं। तो ना तो बेहतर है आज पर द फैक्ट्स, और ना तो उतनी भी गंदी है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हम लोग झूल रहे हैं। और ये सही बात है कि जो इंडियन रुपी है ना अभी बहुत बैड एक तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है। रीज़न क्या है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप इन पार्टिकुलर फैक्ट्स को अगर आप तह में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब NDA 2.0 का शुरुआत हुआ था 2014 में, उस टाइम पे इन्होंने एक तरीके से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है ना आपको स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर इतनी बुरी तरीके से गिर रही है, तो हम उसे उठाएंगे। तो अभी अगर एनालिसिस किया जाता है, एनालिटिक्स जब करते हैं आपको एक तरह से ऑथर या आप बोल सकते हैं कॉलमिस्ट, तो वो देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जो वो बातें थी वो अब फेल हो चुकी है, और इसीलिए डॉलर के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी गिर रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है इन्फ्लेशन, मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभी जो इंडिया की इन्फ्लेशन दैट इज़ 7.41% वो बहुत हाई है। बट कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। मतलब अभी जो कहोगे ना कि दुनिया में कौन दो चीज़ें चल रही थी, एक तो डॉलर की मजबूती चल रही है और दूसरे करेंसी का पिटाई हो रहा है, और दूसरा महंगाई चल रहा है। ठीक है, यही दोनों चीज़ें अभी जो है चल रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन करेंसी गिर रही है, US के जो डॉलर के रिस्पेक्ट में आप बोलो सबसे बुरी स्तर पे पहुंच गया आपको। इवन कभी ना कभी जो पॉन्ड स्टर्लिंग हुआ करता तो बहुत मजबूत होता था, वो भी अब डॉलर से कमज़ोर हो गया। और इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन सब के अपार्ट अगर इंडिया को देखोगे ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एक बहुत बड़ी कंसर्न है, इन चीज़ों में इंडिया बहुत पुअर कर रहा है। अगर आप इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखो तो बहुत हाई है, और अक्टूबर 2022 में ये 7.8 पे अभी बताया गया था। ठीक है, और जो एक बहुत ही रियली वरिंग बात है यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे ILO डेटा है, वो एक तरीके से जो है ना वर्ल्ड बैंक के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उनसे कोलेट कर रहा है। और बोला गया है कि एज जो 15 से 24 साल के जो लोग के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगभग 28% 3% पीपल
और 15 to 24 ईयर्स, ये जो है ना अभी जॉब के लिए खोज कर, आप इमेजिन करो 15 से लेकर के 24 साल तक ये यूथ डिविडेंड में आता है, ये किसी भी देश की रीड होती है, और इसमें लगभग 30% लोग जो है ना नौकरी की तलाश में भारत में घूम रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस कारण से जो है इंडिया को क्लस्टर ऑफ ट्रैवल्ड वेस्ट एशियन नेशंस जैसे ईरान, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो 15 से 24 साल के बीच में है उसमें 27.2% है, इजिप्ट और सीरिया के साथ रखा गया है। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप केवल आसियान कंट्री को देखो तो आसियान कंट्री कहीं ना कहीं हम लोगों से जो है ना बेहतर है। जैसे इंडोनेशिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपको 16% है, मलेशिया में लगभग 16% के आसपास, और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है यहाँ 15% है। इवन तो अगर आप बात करोगे तो बांग्लादेश जो है ना एक तरीके से बहुत छोटा इकोनॉमी है और पॉपुलेशन भी कम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमसे कम है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है, आज पर द गवर्नमेंट डेटा कि इकोनॉमी इतनी अच्छी रिबाउंस बैक की है, तो फिर ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करोगे ना, तो ये न तो एकदम ट्रिमेंडस है और न तो एकदम गिरा हुआ है, ये क्या है, एक मिक्स्ड फॉर्म में है। अगर आप देखो तो 2021-22 जो फिस्कल ईयर 22 था उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7 था, जो कि हाईएस्ट अमॉन्ग द ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इन चीज़ों को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो फैक्ट है इसके अंदर कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे जो है ना, और अभी जस्ट आप 2020-21 को देखो ना, 21 जो फिस्कल ईयर है उसमें हम लोग निगेटिव में गिर गए थे -6.6 में। तो जब -6.6 से ऊपर उठ करके अगर मान लीजिए 8.7 प्लस पे आता है तो आपको दिखेगा तो कि लगभग ये 15.5% का बाउंस बैक हुआ, लेकिन नहीं, आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि आपका जो डिप हुआ था पिछले साल उसको आप कितने ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक थी, आपको इतना जंप देखने को मिलेगा बिकॉज हमारी जो ग्रोथ रेट थी पिछले साल कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी ओमिक्रॉन, उसके बाद जो डेटा आया था उसमें क्या हो गई तो बहुत कम हो गया था। और इस कारण से अगर आपको ध्यान में रखना चाहिए तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने भी इंडिया की फोरकास्ट को 6.1% कर दिया फिस्कल ईयर 23 के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्पेशल रीजन्स बताए जाते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो एट द टॉप एंड विद अ फ्यू, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों में जो मेन रीज़न बताया जा रहा है कि इंडिया में ग्रोथ रेट तो हो रही है, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट है ये टॉप के कुछ कॉरपोरेशन रैंकिंग के जो एक तरह से बोल सकते हो जो टॉप के कॉरपोरेट हैं उनकी शेयर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो होता क्या है इससे कि एक बहुत बड़ा जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है, जो बॉटम लेवल पे पॉपुलेशन लगभग 60 to 70%, उन्हें ठीक से जॉब नहीं मिल पाती, और वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकम कम हो रहा है और इसके कारण से उन लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी वाली बात है नेगेटिव ग्रोथ, लेकिन ये जो है ना उतनी एक तरीके से बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोविड में सारे देश की जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रोथ जो है निगेटिव चली गई थी। बट इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन सारी जो नेगेटिव ग्रोथ है इससे किस प्रकार से निपटते हो, आप उस अपने ग्रोथ रेट में क्या इंपॉर्टेंस चेंजेस लाते हो, आप अपने पॉलिसी में क्या चेंजेस लाते हो, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद से जो 4 डिकेड तक था ये बिल्कुल स्लगिश ग्रोथ हुआ करता था इंडिया में, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया 1990s का, वहाँ पे ग्रोथ रेट पिकअप हुआ, हम लोगों ने जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो रिफॉर्म था, और उस टाइम पे 1991 में से लेकर के 1993 के बीच में बिल्कुल रिफॉर्म लाया गया, और 2003 से जो है ना हमारी जो ग्रोथ है वो अगेन राइज करने लगी, और इंडिया एक टाइम पे ज्वाइन कर लिया था द एशियान सुपर परफॉर्मर में। और उस टाइम पे कंजिक्यूटिव 2005 से 2008 तक अगर देखोगे तो लगातार 3 साल तक इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 9.3 फिर 9.2% और 10.2% था, और इंडिया आसियान सुपर परफॉर्मर
के ग्रुप में शामिल हो गया था, ठीक है, 2005 से 2008 तक। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इन सारी जो आपका ग्रोथ रेट था उसको रिवाइज करके डाउनवर्ड कर दिया गया है, और लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कट कर दिया इन ग्रोथ रेट्स को 7.9%, 8.0% और 8.0%, ठीक है। सो बेसिकली आपको पता होगा कि समय पे गवर्नमेंट क्या करता रहता है कि ग्रोथ रेट्स को रिवाइज से, एस्टिमेट से रिवाइज किया करता है, ठीक है, जो रियल ले आती है उसको भी। बट इन सब के बावजूद अगर आप देखोगे तो इंडिया 2003 से 2011 तक जो है ना बेहतर साबित हुआ है एज कम्पेयर टू द करेंट सिनारियो, क्योंकि कहा जाता है कि उस बीच में जो है ना 2008 से 9 तक एक ग्रेट रिसेशन आया था, फिर भी इंडिया जो है ना वो टॉप ऑफ द मोस्ट ग्लोबल रैंकिंग था इन टर्म ऑफ ग्रोथ परफॉर्मेंस। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्लो डाउन बिगेन हो गया मच बिफोर कोविड-19। आपको पता होगा 2016 में स्टार्टेड हो गया था, आपको एक तरीके से 8.3% इंडिया का ग्रोथ था 2016-17 में, और उस टाइम से जो लगातार 4 सालों तक बिफोर कोविड तक लगातार जो है ना इंडिया की ग्रोथ रेट गिरती गई और ये लगभग 6.9% हो गया, फिर उसके बाद 6.6% हो गया, फिर 4.10%, और फिर 2022 में जो है आपको माइनस फिजिकल ईयर 2022 में वो 6.6% हो गया, ठीक है। और ये जो स्पाइरल स्ट्रेचिंग था लगातार चलता रहा और ऐसा लगातार 5 सालों तक भारतीय इतिहास में जो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लगातार 5 सालों तक जो है ना। बट हमें इन सब चीज़ों से सीखनी क्या चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो लास्ट 6 ईयर्स में जो पॉलिसी इंटरवेंशन है ना ये मिक्स टाइप का हुआ है, गुड एंड बैड भी हुआ है। जैसे आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि बैंक जो है ना बिजनेसेस जो स्लगिश फॉर्म में है, जो डाउनवर्ड फॉर्म में है, वो बैंक से लोन ले लेते थे, और अगर नहीं चलता था तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेते, दिवालिया घोषित कर लेते थे, और लोगों की जो पैसा है बैंक में, बैंक की पैसा वो डूब जाती थी। बट आफ्टर 2016 आपको पता होगा कि 2016 में एक भारत सरकार ने एक कानून लाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दैट इज़ IBC, और इससे नेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्या कि जो कंपनी दिवालिया घोषित हो गया तो भाई उसके पास एसेट तो है ना, उसके पास कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तो है ना, ऑफिसेज तो है ना, कारखाना तो है ना, उसको अब भारत सरकार क्या करती है, उसको कोशिश करती है कि इसको किसी तरीके से बेच दिया जाए, चाहे किसी प्राइवेट आदमी से या उसको स्क्रैप में किसी भी तरीके से बेच करके बैंक की पैसा वापस हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक में लोगों का दिया हुआ पैसा था मेहनत का वो बच जाता है। तो ये IBC एक बहुत, लेकिन वही अगर आप दूसरे साइड पे देखो तो डिमोनेटाइजेशन का असर कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिला था आपको, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल एक तरीके से। अगर आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में सोचोगे तो एक्सेप्ट आप बोल सकते हो कि एक फॉर्मल तरीके से नए नोट्स और थोड़ी मोड़ी जो काउंटर टेररिज्म थे उस पर इम्पैक्ट के अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लोग लाइन में लग गए, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे चलते जहाँ कैश पे वहाँ प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जिस तरीके से कोविड के टाइम पे कुछ टाइम तक जो प्रॉब्लम हुआ था ना, सेम चीज़ें डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी हुआ, एक्सेप्ट कि आपको बैंक से तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर ही सकते थे, ठीक है। बट इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल जो है आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है इन्वेस्टमेंट रेट। देखिए इन्वेस्टमेंट रेट जो इंडिया की है ना बहुत लो रहा है। अब पूछोगे सर ये इन्वेस्टमेंट रेट क्या होती है? देखो इन्वेस्टमेंट रेट होती है, ये एक रेशियो होता है कि एक कंट्री अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेसिकली अपने नेशनल इनकम से कितना स्पेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, जैसे रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, फैक्ट्रीज, ह्यूमन कैपिटल को बनाने में, जैसे पढ़ाने लिखाने, स्कूल कॉलेज, इन सब चीज़ों पे कितना खर्च करता है, ये अपने टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रेट। तो अगर इंडिया को देखोगे ना तो ये पुअर ग्रोथ परफॉर्मर रहा है ओवर द लास्ट 6 ईयर, दैट हैज़ बीन लार्जली ओवरलुक्ड, ठीक है, और जिसको एक तरह से ओवरलुक कर दिया गया, ठीक है।
और मैंने आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से इकोनॉमिक मॉडल पे जो है मैंने आपको ये बता ही दिया। तो अगर आप किसी कंट्री के इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ को देखना चाहते हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट रेट को देखो, और जो बेसिकली रोड ये सब जो है, तो इंडिया जो है ना लो इन्वेस्टमेंट रेट रहा है इंडिया के पास हमेशा से, और वो था और अभी भी एक तरीके से है। लेकिन कुछ समय था, ठीक है, कि शुरू में 30% को क्रॉस किया 2004-05 के आसपास, और 2007-08 में जो है ना ये 39 पॉइंट लगभग 40% पहुंच गया। और ऐसा फर्स्ट टाइम था कि इंडिया को ईस्ट आसियन सुपर परफॉर्मर, जब मैंने बताया था ना कि 2005 से 2008 तक लगभग 10 के आसपास तक जीडीपी ग्रोथ रेट चला गया, और इंडिया वाज ग्रोइंग फास्टर देन द सुपर परफॉर्मर, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट थी उस टाइम पे जो है ना आपको 40% के आसपास हुआ करता था, जो फॉल होना स्टार्ट हो गया, और अभी लगभग 32% के आसपास 2019-20 में इसकी बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सब लोग तो इस इन्वेस्टमेंट रेट के बारे में जानते नहीं हैं। इन सब का असर कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट रेट, ये आपके पॉलिसी निर्धारण पे पता चलता है कि आप किस तरह के मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो कंट्री में, आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं, इन सब चीज़ों में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों की ट्रस्ट जो है वो एक तरीके से इरोड नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक तरीके से विश्वास नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जो है ना तुरंत आप बोल सकते हो जल्दी जल्दी से पॉलिसी चेंज करता है। तो ये सब जो फैक्टर है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको जो इन्वेस्टमेंट रेट है उसको कम करता है, और ये अगर इन्वेस्टमेंट रेट कम होगी तो ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें करना क्या है, तो एक पॉलिसी रिफॉर्म। आपको पता है कि इंडिया ब्लेस्ड है कि हमारे पास एबंडेंस ऑफ टैलेंट है, और अगर आप अपने इकोनॉमी को ग्रो करवाना चाहते हो तो केवल इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाओ, और एक अच्छे से पॉलिसी को जो है ना आप बोल सकते हो यहाँ पे कोशिश करो कि आपकी जो डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम हो रही है बड़े बड़े कॉरपोरेशन को, उसको डाइवर्स करो, स्मॉल बिजनेस फार्मर्स और ऑर्डिनरी लेबरर्स को दो, ठीक है। अपनी फिस्कल पॉलिसी जो आरबीआई अपनी फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से इसको मैनेज करे, और फिर जो सुपर रिच है एक तरीके से, जो आपने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है या आप बोल सकते हो बड़े बड़े जो आपके एक तरीके से वो बिजनेसमैन है जिनको पास पैसा ज़्यादा है, तो उनके जो पैसों को आप डाइवर्स करने की कोशिश करो, और उससे क्या होगा कि एक तरीके से जो इनइक्वालिटी है उसमें भी कमी आने को देखने को मिला। लोगों की इनकम में जो एक इनइक्वालिटी है, जो सोसाइटी एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गैप हो गया है इनकम में, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं क्या होगा कि लोगों की समृद्धि आएगी, फिर लोग अपने ह्यूमन डेवलप लोगों बच्चों को पढ़ाने उड़ाने पे खर्च करेंगे, और जो फिर एक बार जो है आप बोल सकते लोगों की जो ट्रस्ट और जो एक तरीके से उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था, ठीक है, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी थी, उन सब चीज़ों पे एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अब हम चलते हैं अपने MCQ के एक्सप्लानेशन की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल इसको जारी करता है, ये जो CRI रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं इंडियाज़ अप 6 प्लेसेस फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी रैंक्स 123 ग्लोबली इन 2022, और पहले कितने पे था, 129 पे था। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं नॉर्वे इस CRI रैंक में पहले स्थान पे है, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे दिया हुआ है द इंडेक्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पे हमारी वीडियोज़ मिल सके। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ग्रुप।